आपके साथ मैं हूं विवेक। बहस का मुद्दा क्या है? बहस का मुद्दा यह है कि आखिर जो बाढ़ आई है, बिहार उससे त्रस्त है और महामारी के बीच में अगर बाढ़ एक नई मुसीबत है तो इससे भी हम लड़ेंगे, सरकार का साथ देंगे। सरकार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, वो लगातार उन सभी बातों को बड़े ही नजदीक से देख रहे हैं। जल संसाधन मंत्री की अगर बात करें तो उन्होंने भी कई ऐप तकनीक के माध्यम से इन विषयों को ठीक करने की कोशिश की है। यानी कि अगर आप बाढ़ पीड़ित हैं, उन इलाकों में हैं और कहीं कोई खतरा महसूस होता है तो एक मोबाइल पर आप मैसेज कर सकते हैं और उसके बाद आपके समाधान की प्रक्रियाएं सरकारी तौर पर शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री का निर्देश क्या है, यह हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक अच्छी खबर बयानों के जरिए कमिश्नर साहब की जुबानी हम आपको सुनाते हैं। पटना जिले में 17 रिलीफ सेंटर प्रारंभ हो गए हैं और कई जगह कम्युनिटी किचन भी चलाया जा रहा है। और इसके अलावा बिहार के अन्य जिलों में भी जितने भी गंगा किनारे जिले हैं उन सभी जगह रिलीफ वर्क प्रारंभ हो गया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगा दी गई हैं। इंजीनियरिंग विभाग, खास करके जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग के सभी अभियंता लगातार निगरानी कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि इलाहाबाद में कल से पानी का स्तर घटना शुरू हुआ है, जिसका असर लगभग 24 घंटे से 48 घंटे में बिहार में दिखाई देता है। बनारस में भी आज सुबह जलस्तर में कमी आने प्रारंभ हुई है, तो उम्मीद करते हैं कि कल के बाद यहाँ पर असर आएगा। तो पहले से ही कहा जा रहा था कि 14 और 15 तारीख को यह सब कुछ निर्भर करता है कि बारिश कैसी हो रही है, और जो अगर बारिश ज्यादा होगी तो तकलीफ बढ़ेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो नदियों का जलस्तर है वहां पर थोड़ा नीचे है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि बिहार को ज्यादा आफत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो भी नदियां इस वक्त उबाल पर हैं, उस परेशानी को दूर करने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री खुद सड़क से लेकर और आसमान के जरिए भी निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे साथ शक्ति यादव है, प्रवक्ता आरजेडी से, निखिल मंडल जी है, प्रवक्ता जेडीयू से, प्रोफेसर रमाकांत झा जी हैं एनआईटी पटना से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और निखिल मंडल जी, तारीफ करनी होगी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने दौरा किया है बाढ़ प्रभावित इलाकों का, और मुख्यमंत्री का यह दौरा कई मायनों में लोगों को राहत देगा कि अगर सूबे का मुखिया खुद अगर हमें देखने आ रहे हैं तो निसंदेह काम तो हो रहा है। और जो गाइडलाइंस मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश के तौर पर दी गई हैं, उसका एक प्रभाव भी लोगों पर पड़ेगा। दो तरीके से लड़ना है निखिल जी, एक तो दिमागी तौर पर हमें लड़ना है और जो शारीरिक परिश्रम है वो तो हो ही रहा है। तो ऐसे में लोग ज्यादा मजबूत रहें, उनका मनोबल डाउन ना हो, कम ना हो, कमजोर ना हो, इस पर विशेष हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमें जरा उन सभी बातों से सरकार की तरफ से आप प्रवक्ता होने के नाते यह अवगत कराइए, और इसे डिबेट ना माना जाए, इससे हम बस एक जानकारी के तौर पर रखना चाहते हैं कि आखिर किस मद में सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं, क्या राशि दी गई है, साथ मिलकर कैसे लड़ेंगे और कैसे अंजाम तक पहुंचाएंगे, लोगों को व्यवस्थित करेंगे। देखिए विवेक जी, निश्चित रूप से आपने जो कहा कि सूबे के मुखिया लगातार, पहले आप देखें कि हेलीकॉप्टर के द्वारा उन्होंने देखा, फिर जाके गाड़ियों को लेकर के अलग अलग स्थान पे गए, और आज वो छपरा के साइड गए हुए हैं। तो एक निश्चित रूप से एक मेंटली तो जरूर एक फीलिंग आती है कि हाँ, आपके साथ आपकी सरकार है। और मैं आज जो बात कह रहा हूँ, मैं भी प्रवक्ता के तौर पे नहीं कर रहा हूँ, मैं क्योंकि मैं खुद बाढ़ ग्रसित इलाका से हूँ, उस तहत भी मैं ये बातें कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से जब आप जिस पे विश्वास करते हैं, जिसकी सरकार बनाते हैं, वो सरकार आपके साथ अगर खड़ी दिखती है किसी भी आपदा या किसी भी दुख की घड़ी में, तो निश्चित रूप से एक राहत मनोवैज्ञानिक तौर पे जरूर मिलता है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं, कठिनाई हैं, उसको कहीं से दरकिनार नहीं किया जा सकता। और जो स्थिति अभी के डेट में जो बाढ़ को लेकर के है, तो 2016 के बाद ऐसी स्थिति आई है कि अचानक से इतने सारे इलाकों में इस प्रकार से अधिक से अधिक संख्या में लोग कह सकते हैं कि जिसको की परेशानी हो रही है। हमारा लगातार प्रयास जारी है, और जो बातें आप सुन भी रहे थे टीवी के माध्यम से, कमिश्नर साहब जो कह रहे थे
कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिटी किचन हो या जो अलग अलग चीज़ों की राहत देनी हो, या फिर जाके जो आप आपदा को लेकर के बात कर रहे हैं कि आपदा के साथ साथ जो महामारी है या जो कोरोना को लेकर के उससे भी जुड़े, जैसे कल जहां तक मेरी जानकारी है कल 3 अलग अलग ऐसे नाव को भेजा गया बाढ़ ग्रसित इलाके में, आज 4 किया गया, फिर शाम में फिर उसके और वृद्धि होने वाली थी। इस तरह हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, एक टेक्निकल और प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है उसको लेके मैं जरूर बोलूँगा कि होता यह है कि जब आप गांव में किसी अंदर जाके आप अपने घर के बीच फंस जाते हैं, पानी के बीच फंस जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं सेंटिमेंट में वहां पे रहना पसंद करते हैं। आप जो थोड़े दूर जाकर के जो सड़क होती है जहां कम्युनिटी किचन हम लोग बनाते हैं, वहां लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। तो हमारा निवेदन यही रहता है, सरकार का भी निवेदन यही रहता है कि ऐसे लोग जरूर पास के जो कम्युनिटी किचन हैं वहां पे पहुंचे। निखिल जी, एक सवाल लोगों की तरफ से आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो सवालों का दरबार है वो खुला हुआ है। तो एक सवाल ये आ रहा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, खासकर आपकी सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं, मुख्यमंत्री तो नजर आते हैं, लेकिन वो अपने उन जनप्रतिनिधियों को ढूंढ रहे हैं जो वोट मांगने आए थे। वो देखना चाहते हैं उनका चेहरा उस नदी में या फिर उस तबाही के मंजर में, उन्हें खड़ा देखना चाहते हैं। और कई जगहों से ऐसी शिकायत आई है कि भाई विधायक जी गायब हैं। तो इससे दूर कैसे किया जाए? क्या मुख्यमंत्री ऐसा कुछ निर्देश दे रहे हैं भीतर खाने से? नहीं, ये स्पष्ट निर्देश ये पहली दफा नहीं, मतलब कई दफा, और जब भी किसी आप कोरोना काल में भी देखेंगे ऑन रिकॉर्ड आके भी उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में जाएं और जनता जो मुश्किलों में है उस मुश्किलों में उनका साथ दे। निश्चित रूप से अगर कोई भी जनप्रतिनिधि, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, ना किसी पार्टी की बात कर रहा हूं, एक जनप्रतिनिधि कोई भी विधानसभा का 3 या 3.5 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो उम्मीद की तरफ उस रिप्रेजेंटेटिव को देखता है। तो अगर इस काल में भी आप अगर नहीं जाएंगे तो ठीक है, हो सकता है आज आप नहीं जाएं, लेकिन जब बाढ़ की स्थिति सुधरेगी और वापस आप जाएंगे तो जनता तो आपसे जवाब लेगी ही। तो निश्चित रूप से जो भी जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन जा नहीं रहे। सवाल इसलिए था क्योंकि कई जगह से तस्वीरें हम तक तो पहुंच रही हैं। न्यूज़ 18 लगातार प्रयास कर रहा है, एक मुहिम हमने छेड़ रखी है, खुद का नंबर हम लोगों ने दे रखा है, हेल्पलाइन नंबर, ताकि लोग संपर्क कर पाए जो प्रभावित क्षेत्रों में है, जो प्रभावित हुए हैं। लेकिन वो ढूंढ जब रहे हैं तो हमारा कैमरा जरा घूम जाता है इधर उधर कि कोई तो कुर्ता पजामा में नजर आए, लेकिन नजर नहीं आता। तो सवाल यहीं से पनपना शुरू होता है। तो इसीलिए हम जानना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने अगर निर्देश दे दिया तो इसका मतलब मुख्यमंत्री के निर्देशों का भी पालन नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए विवेक जी, ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया, उसके अलावा ये भी संभव है कि जहां जहां आपके कैमरे पहुंच रहे होंगे वहां हो सकता है वो जनप्रतिनिधि नहीं हो। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, कई जगह ऐसी शिकायत है भी कि जनप्रतिनिधि अभी तक पहुंचे नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि ऐसे जनप्रतिनिधि जो कि इस समय अगर दर्द के समय, दुख के समय, बाढ़ के समय, आपदा के समय अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो बाढ़ के बाद भी उन्हें उसी जनता के बीच जाना है। छोटे से सवाल के बाद हम जरा चलते हैं शक्ति यादव जी के पास, प्रवक्ता आरजेडी से हैं। आरजेडी इस पूरे मसले को कैसे देख रही है? नीतीश कुमार को सड़क पर देख रही है, आसमान में देख रही है, जनप्रतिनिधियों को वो भी नहीं देख पा रही है। तो हमें जरा बताइए कि सवाल जो आपका सरकार से होगा वो किस तौर पर होगा, किन बातों को लेकर होगा, उसकी बुनियाद क्या है? विवेक जी, सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ न कहूंगा। और आपने पहले ही कहा कि मैं राजनीतिक चश्मे से नहीं, त्रासदी को ध्यान में रख कर ही अपनी बात हम रखेंगे। जी जी, ये बात सत्य है कि त्रासदी के समय में जनप्रतिनिधि का नहीं होना खटकता है उन मतदाताओं को जो मतदाता वोट करते हैं। स्वाभाविक तौर पर कोरोना काल में भी अब जिन कारणों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे मंत्री को ही क्वारंटीन कर दिया था, नहीं जाने का निर्देश दिया था, किन कारणों से नहीं दिया था वो बेहतर बताएंगे। तो प्रतिनिधियों पर भी प्रतिबंध था, कारण जो भी हो। लेकिन 2 बातें बाढ़ में एक बात समझनी पड़ेगी, त्रासदी के बाद तत्परता और त्रासदी के पहले की तत्परता, 2 सवाल अहम होते हैं। बाढ़ प्रबंधन का नियम स्पष्ट है और बाढ़ प्रबंधन कहता है कि बाढ़ के प्रबंधन के पहले हम ऐसा प्रबंधन करें कि कम से कम इलाके बाढ़ से प्रभावित हों। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि लगभग 2 लाख आबादी आपका दियारा का इलाका कहीं न कहीं प्रभावित है, कटिहार का इलाका प्रभावित है, कई ऐसे पंचायत हैं जो जलमग्न हैं, पर आप कई ऐसे तटबंध हैं जो कहीं न कहीं इस बाढ़ की त्रासदी ने लील लिया। ये बात सत्य है कि पानी का अप्रत्याशित वृद्धि कभी कभी रिवर बेड को नुकसान पहुंचाती है, पर वो गांवें जो कहीं न कहीं बसावट की ओर है, जहां पर आप जानते हैं कि ये बाढ़ में कहीं न नुकसान हो गए,
तो उस नुकसान के पहले हम उस त्रासदी से कैसे बचाएं, इस संदर्भ में जल संसाधन विभाग के जो 2 विंग हैं उनको काम करने होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी विफलता खुल करके सामने आती है। जो ऑलरेडी फ्लड इफेक्टेड जोन है या लो वाटर लेवल इलाका है, उसमें अगर बाढ़ कोई प्रभावित कर जाता है तो बात समझ में आती है, लेकिन वो इलाके जो कुप्रबंधन के कारण बसावटें कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो जाती है और निकलने पर मजबूर हो जाते हैं, तो यह कुप्रबंधन होता है। फ्लड फाइटिंग का मतलब यह नहीं कि सिर्फ त्रासदी आ जाए तो हम काम करें। फ्लड फाइटिंग का यह भी मतलब होता है कि त्रासदी ना हो, इस दिशा में काम हो। चलिए, ये बड़ा सवाल, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल प्रबंधन तटबंधों के दूसरी सवाल आपने कहा, देखिए बाढ़ में सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी निकल रहे हैं, निकलना चाहिए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उनको निकल करके उनकी तस्वीरें जानी चाहिए। लगे लोगों को किचन, कम्युनिटी किचन चल रहे हैं, चलनी चाहिए। लेकिन ये कम्युनिटी किचन जो भी चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर प्रभावित इलाकों में एक राहत होनी चाहिए। इससे हम कोई अलग हट करके नहीं कहेंगे कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन जनप्रतिनिधियों का ना होना यह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ऐसे संकट के समय में वह खाली देह भी जनप्रतिनिधि, चूंकि सबको पता है कि जनप्रतिनिधि कोई बहुत बड़ा इस त्रासदी में आपका सहयोगी नहीं बन सकता है, लेकिन उसकी उपस्थिति कहीं न कहीं मरहम का काम करता है। उसको लगता है कि हमारे साथ मेरे दुख में खड़ा है, पीड़ा में खड़ा है, तो उसकी उपस्थिति साफ साफ दिखती है। एक बात विवेक जी आपको समझनी पड़ेगी, बाढ़ प्रबंधन के सवाल पर बाढ़ के पहले जो मंत्रियों का जो सवाल आते हैं कि हमारी पूरी तटबंध पूरी तरह से मजबूत है, एक भी तटबंध नहीं टूटेंगे, हमारे इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो उन इलाकों में जहां तटबंधें टूट जा रही है। लीजिए, बात करते करते 2 सवाल सामने आ गए प्रबंधन को लेकर और बांध को लेकर। शक्ति सिंह यादव जी का जवाब दिए, ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं पहले। शक्ति जी जवाब ले लेते हैं, ठीक है। हाँ निखिल जी। देखिए विवेक जी, इस बार जो आप देखेंगे तो इस बार निश्चित रूप से मानसून भी 1 महीने पहले आया। 1 महीने से हम इस त्रासदी को झेल रहे हैं, और जो सरकार की तैयारी, जो राजद के प्रवक्ता बड़े भाई शक्ति जी कह रहे हैं, तो उसमें कहीं से हमने कोताही नहीं बरती। मैं अगर आंकड़े के साथ ही अगर बात करूं, आज की डेट में लगभग 23 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ ग्रसित इलाका कहा जा सकता है। उसमें आप 823 पंचायत हैं जो वो प्रभावित हैं। उसमें आप अभी तक जो आंकड़े हैं, कल का 12 तारीख तक का जो आंकड़ा है, 1,20,237 लोगों को पानी से निकाल के सुरक्षित जगह पे लाया गया। जो रिलीफ कैंप हैं जो बड़े लेवल पे हैं वो 24 खुले। उस रिलीफ कैंप में अभी 4,860 व्यक्ति रह रहे हैं, जिसमें कोरोना को लेकर भी टीकाकरण से लेकर तमाम चीज़ की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जानवरों के लिए भी वहाँ जो उनका खान पान की भी व्यवस्था की गई है। तो कहने के लिए अगर मैं पढ़ूं तो मेरे पास सारा डिटेल है कल के 12 बजे तक का। लेकिन तो बांध वाले सवाल पर क्या कहना नहीं है? की और बांध कमजोर क्यों रह गए, ये सवाल है। नहीं देखिए, बांध कमजोर नहीं रहते हैं। देखिए अपने हिसाब से बांध सही बनते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हम कौन सा हिसाब किताब पानी जो एक्सक्यूसेस होता है, मुझे विपक्ष को संतुष्ट कर दिया। शक्ति सिंह यादव जी को भी हम स्क्रीन पर ला रहे हैं, उन्हें संतुष्ट कर दिया, हमें नहीं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि एक तो ये है कि जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे अधिक अगर क्यूसेक वाटर आता है तो ये प्रॉब्लम होते हैं, ये इसे मानना होगा। दूसरा, इसे परमानेंट जो पुराने पद्धति को इस्तेमाल करते आए हैं कि बोरे में हम सीमेंट डाल के इस तरह से कोशिश करते हैं, उसको भी हमने बदला है। और पिछले साल से ही हमने स्टील सीट पाइलिंग की व्यवस्था की है, जो कि पिछले साल मधुबनी, दरभंगा, इन सब जिलों में इनका व्यवस्था भी की गई और उसके बहुत बेहतर परिणाम भी देखे गए। तो हम चीजों को समझते हुए अलग अलग नहीं है, तभी उंगली उठाया उन्होंने। जरा देखिए शक्ति जी क्या बोल रहे हैं। लगातार कोशिश कर रहे हैं। नहीं देखिए, एक बात स्पष्ट तौर पे माननी पड़ेगी आपको। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट को यह कम से कम बिहार की जनता को बतानी पड़ेगी, और आपको ही बतानी पड़ेगी कि एक बात जाने कि अभी तक का जो सबसे हाई लेवल वाटर डिस्चार्ज हुआ जो आया, उससे कम का है मात्रा या मात्रा ज्यादा का है? क्योंकि जो कोसी की त्रासदी थी, उन मात्राओं के आलोक में अभी तक पानी का इस कदर नहीं आया है, इस कदर क्यूसेक डिस्चार्ज नहीं हुआ है कि हमारे तटबंध टूट जाएं। ये सबसे बड़ा सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर बाढ़ की त्रासदी
मामूल संग्रह का जरिया बन जाए, भ्रष्टाचार का जरिया बन जाए, तो दुर्भाग्यपूर्ण होता है राज्य के लिए। और एक बात समझनी पड़ेगी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, यह आरोप भी नहीं है कि पूरी जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है भ्रष्टाचार की चपेट में है, क्योंकि वहां पर निविदाएं जो आमंत्रित होती है वो पूरी तरह से एकदम अधिनायक बात थोपी जा रही है। और मैं कहें तो मैं एक नहीं दर्जनों उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा कि पूरे से लेकर करके मुजफ्फरपुर से लेकर के चले जाएंगे दरभंगा सहित के इलाकों में, इन सभी इलाकों में त्रासदियों का मुख्य कारण है कि चहेते लोगों को तटबंध का काम दिया जाता है और एक व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि हार्ड कॉपी जमा कर दे मंत्री और सेक्रेटरी की मर्जी के बिना। और इस तरह का एक तरह से भय का माहौल है इरिगेशन डिपार्टमेंट में, जवाब देने के कारण स्थितियां उत्पन्न हो रही है। और एक बात सबको इसको राजनीतिक चश्मे से हटा करके जो सच है अंगीकार करनी चाहिए, क्योंकि त्रासदी का झेलता है कौन? ठीक है, 4 सवालों के 4 उत्तर झेलता है गांव के लोग जी, जो कहीं ना कहीं 4 सवालों के 4 जवाब। देखिए विवेक जी, हाँ देखिए शक्ति यादव जी ने जो स्पष्ट रूप से हम पे आरोप लगाया, आरोप नहीं, मैंने आरोप नहीं, ठीक, अगर मेरी बात सुन लीजिए, अगर यथावत है, साक्ष्य है, सबूत है, आपको किसने रोका है? कोर्ट है, कचहरी है, फंसाइए भाई, लोगों को अंदर डालिए अगर आपको लगता है तो। हमें जब लगता है हम ये कार्रवाई करते हैं, इसलिए सिर्फ शब्दों के बांध से आरोप मत लगाइए। ये आग्रह है मेरा। पहली बात नहीं है, पहली बात अगर आपके पास नहीं साक्ष्य ऑलरेडी अगर इसका इन्वेस्टिगेट हो जाए, इन्वेस्टिगेट हो जाए, ऑल मतलब हमारे पत्रकार तक जानते हैं इन चीजों को, इरिगेशन डिपार्टमेंट में अगर इसकी जांच होगी ना, जांच के संदर्भ में सदन के अंदर में मामले सदन के अंदर में इन मामलों को ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाए गए, सरकार ने पल्ला झाड़ दिया, पल्ला झाड़ दिया। और यह बात किसी से फिर यही पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगा, पॉलिटिकल देखिए फिर वही पॉलिटिकल। आपने बोला मुझे सुन तो लीजिए भाई, आपने सवाल उठाया तो मेरा जवाब भी सुन लीजिए। मैं सुन रहा हूं, वही कह रहा हूं कि जो चीजें हैं, आरोप लगाना बहुत आसान है। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आरोप के साक्ष्य और सबूत हैं तो आप सही जगह पे रखिए, उस पर कार्रवाई होगी, पहली बात। दूसरी बात जो इन्होंने कहा नेपाल को लेकर के जो कहा, तो उस समय बांध नेपाल में टूटा था, कुशहा त्रासदी सभी जानते हैं, 2008 में आया था। उस समय प्रदेश नहीं, देश नहीं, विदेश नहीं, सबने मिलकर मदद किया, फिर भी परेशानी रही क्योंकि उसका जो फैलाव था वो काफी बड़ा था। हमारे इलाके में भी पहली बार पानी आया था 2008 में ही। आप इन चीजों को नकार दीजिए, पॉलिटिकली अलग बात है, लेकिन अगर पानी का बहाव अधिक आएगा, अगर अधिक संख्या में पानी आएगा, अधिक क्यूसेक पानी छोड़े जाएंगे तो कहीं ना कहीं परेशानी होगी। तो मैं पूछ रहा हूं, इसी के कारण आपदा विभाग का डिपार्टमेंट बनता है कि अगर इस तरह के कोई आपदा कहते किसको है, बाढ़ त्रासदी से कितना क्यूसेक वाटर अधिक आया जिसके कारण त्रासदियां हुई? अरे आपदा कहते किसको है? हम यही तो पूछना चाहते हैं, तो हम हमें पिछले रिकॉर्ड बता दें कि इस पूरे त्रासदी में, पिछले त्रासदी में आप कितने त्रासदी को वाटर डिस्चार्ज हुए जिसके कारण त्रासदी हुई और अभी तक क्या हुआ यह बताएं। त्रासदी जो है वो एग्जांपल नहीं हो सकता। गंडक का मामला हो या फिर गंगा का मामला हो, टूटने की वजह से यह हुआ मामला हो, दरभंगा का मामला हो, अरे भाई ये इस बात से आप इनकार कर दीजिएगा, एक महीने पहले से यहाँ पानी का बहाव है, आप ये आप मना कर दीजिएगा कि 2016 के बाद और देखिए इसको राजनीतिक रूप से मत मानिए, राजनीतिक रूप से तो आप आरोप लगा रहे हैं। तो मान रहा हूँ 2016 के बाद इंजीनियर आपका हमारी स्थिति ऐसी हुई, विभाग 2016 के बाद ऐसे बहाव आए पानी। अरे आप चूहा त्रासदी का मत रहिए बिहार में। देखिए जो तैयारी है वो मैंने मौखिक रूप से नहीं कहा, मैंने आपको जो कल के 12 तारीख के 2 बजे तक आंकड़े हैं उसको आप तो नहीं जुटला दीजिएगा। हम आंकड़े जुटला रहे, मैं तो आपके ऊपर बात करना चाहता हूँ। मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं आंकड़े दे रहा हूँ, आप उसको जुटला रहे हैं। आप कह रहे हैं ये घोटाला भाई आपने रोका है, 3 महत्वपूर्ण खुला हुआ है, जाइए वहां पे सब कुछ फाइल कीजिए। 3 महत्वपूर्ण होते हैं बाढ़ त्रासदी में। सबसे बड़ा सवाल यह होता है विवेक जी कि जब बाढ़ की त्रासदी आती है तो कम्युनिटी किचन वो दिख रहा है आपके स्क्रीन पर। दूसरा होता है घर जब ढह जाते हैं 96,000 रुपए मिलते हैं, फसल नष्ट होते हैं वो किसानों को मुआवजे मिलते हैं। अगर यह जो है हमारे जो प्रावधान है ये भ्रष्टाचार का जरिया बन जाए, मामूल संग्रह का केंद्र बन जाए हमारे लिए, तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार का एक बड़ा एक ऐसा घेरा बनता है, शोर शराबे में आंकड़े को दबा दिया जाएगा और उसका परसेप्शन बना दिया जाएगा। काम करते हैं और ये बिहार में ये त्रासदी कहीं न कहीं मामूल संग्रह का कारण बनता जा रहा है। ये दुखद है, किसी की सरकार हो, ऐसा है ना, मैं कहता हूं देखिए वही बात है ना, किसी की सरकार हो, कौन हो, ये सब कुछ बातों में कहेंगे, साक्ष्य आधार पर नहीं कहेंगे। इसके अलावा जो ये कह रहे हैं, जो
कह रहे हैं कि कागजों पे नहीं है, मेरे पास भी कल, फिर मैं कह रहा हूं कि कल तक का ये डाटा है और 7 जिले का जो डाटा है उसमें हमने 1,63,969 लोगों तक बेनिफिशियरी, जो भी होता है घर जाने से या पशु जाने से या फिर जान माल जाने से जो सुविधा दी जाती है राज्य सरकार की ओर से, इतने लोगों तक हमने पहुंचाया है। आप कैसे इस चीजों को इनकार कर सकते हैं? मैं तो इनकार इसलिए कर रहा हूं, हमने ये कहा कि 2016 के बाद ऐसी स्थिति आई कि अचानक से इस महीनों के हिसाब से भी 1 महीने पहले पानी आया और इन बातों जो को चीजें रख रहे हैं, बारिश का तो जो एक फैलाव बात है, आपको पानी का स्वीकार जो करनी पड़ेगी। नितिन मंडल जी, सवाल आपका बाढ़ के पानी के बाद का है, उफान के बाद का है। शक्ति सिंह यादव जी ये जानना चाह रहे हैं उन इंजीनियरों की टीम से, उस बांध बनाने वाले से जानना चाह रहे हैं, तैयारी करने वाले लोगों से जानना चाह रहे हैं कि भाई आपकी तैयारी में कहां चूक हो गई। ठीक है, जलस्तर बढ़ गया, लेकिन जलस्तर बढ़ने से बांध ध्वस्त हो गया, सवाल इससे है। कई लाख लोग बेघर हो गए, सवाल इस पर है। कम्युनिटी किचन या फिर तमाम व्यवस्थाएं होती हैं। सरकार ने भी, संजय झा जी ने अच्छा किया कि एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है, उसके जरिए लोग शिकायत कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उन पर तैयारियां, जो बुनियादी ढांचे हैं, उन तैयारियों पर हम प्राचीन काल के कंसेप्ट को क्यों जबरन थोप रहे हैं? एक चीज विवेक जी, बस मैं 10 सेकंड का एक जवाब देना चाहूंगा। देखिए, मैं यहां राजनीति करने नहीं आया था, मैं फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बात करने आया, लेकिन राजद के साथी ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, तो उस पर एक छोटा सा चीज बस याद दिला दूंगा मैं, कि जब जल संसाधन विभाग के कंसर्न मिनिस्टर संजय झा जी ने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत बाढ़ से निजात कैसे पाया जाए, इसमें सर्वदलीय बैठक बुलाई, तो उसमें तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी नदारद थे। तो यही इनकी गंभीरता है। जब आरोप लगाना चाहते हैं तो सामने आ गए, और जब हम उस पर कार्य करना चाहते हैं तो ये गायब हो जाते हैं। मैं इनको जवाब दे दूं, वही वाली बात है, मैं इनको जवाब दे दूं। सदन के अंदर में जब इन सवालों को लेकर के ध्यान आकर्षण की जब सूचनाएं जब पठा गया विपक्ष की तरफ से, सरकार ने इस पर समय लिया और समय लेने के बाद जो जवाब दिया, और जवाब जो है हंगामे की भेंट चढ़ा दी सत्ता पक्ष के लोगों ने। नहीं, मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ये सवाल जवाबों के बीच में जरा हम प्रोफेसर रमाकर झा जी से बात करना चाहेंगे। प्रोफेसर साहब, ये डिबेट 19 मिनट तक लगातार चलती रही, और अंत में आखिरी में आप तक आने का आपने समझ लिया होगा कि हम क्यों आप तक अभी पहुंच रहे हैं। इसका मकसद ये है कि हमें जरा जो आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर, सरकार की व्यवस्थाओं के ऊपर, उस पर आपका नजरिया क्या है, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर साहब, नहीं विवेक जी, हाँ एक मिनट सतीश जी, जरा सुनने दीजिए प्रोफेसर साहब। 5 सेकंड लूंगा आपसे, मात्र 5 सेकंड। नहीं, एक मिनट, हम आते हैं प्रोफेसर साहब से एक बार। हम नेता प्रोफेसर साहब जी, नहीं 5 सेकंड में इसलिए लेना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष ने पत्र साझा करते हुए माननीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्यों न लगाते हैं? प्रोफेसर साहब से बात करने दीजिए। जब हमने सर्वदलीय बैठक करके निखिल जी 2 मिनट दीजिए जरा, प्रोफेसर साहब की जरा बात सुनते हैं। ये जो फ्लड मैनेजमेंट वाली जो बात निकली तो जानना जरूरी है। हाँ प्रोफेसर साहब अपनी बात रखिए जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब भी हम फ्लड या किसी भी तरह की डिजास्टर की बात करते हैं जी जी, तो बड़ा अच्छा डिस्कशन चल रहा था आप दोनों में, और उससे मैं ये सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि डिजास्टर आने के बाद जितना हम खर्च कर रहे हैं, हमें टेक्निकली थोड़ा सा उसमें जाना पड़ेगा, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो हम सिर्फ पानी की बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर पानी के साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है जी जी, तो वो मोमेंटम इफेक्ट होता है, मास इनटू वेलोसिटी। एक छोटा सा उदाहरण है, हाथी ऊपर से गिरेगा और चूहा गिरेगा तो हाथी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम मोमेंटम देखें, और इसी वजह से चाहे तटबंध टूटें या फिर कहीं अप्रोच रोड में प्रॉब्लम आ जाए, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस बारे में प्रॉपर नॉलेज रखें और प्रिवेंटिव मेजर्स, रिडक्शन, कैसे उसको कम करें, कैसे उसको बचाव का कार्य करें जिससे कि ये स्थिति ना आए। इसलिए टेक्निकली इसके बारे में पूरा जानना बहुत ज़रूरी होता है। नदी को पहचानना, जैसे हमारा शरीर है वैसे ही नदी भी है, और नदी और शरीर में कोई अंतर नहीं है। यदि हम अपनी दवाई खाते हैं, जो भी काम करते हैं, पहाड़ों से पानी आता है, कि इतने दिनों बाद सरकार इसे पहचानने में सरकार को काफी देर हो गई या अभी तक नहीं समझ पाई है कि नदियों की जो धारा है या फिर शरीर के उदाहरण को लेकर आप जिस तरह से इसे स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं सरकार कमजोर रही है समझ पाने में।
ऐसा मुझे तो लगता है कि शायद प्रयासरत तो सभी हैं, क्योंकि जो सफर करते हैं, जिनके साथ घटना घटती है, उनसे लेकर के और सरकार तक, विपक्ष तक सब करते हैं। लेकिन थोड़ा सा यदि हम लोग टेक्निकली चले जाएं तो अगले साल 2022 में बाढ़ आने की स्थिति को हम बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। सर उसी तकनीक की हम बात करना बहुत चाहते हैं, ज्यादा हम आपकी रोक जुबान से सकते सुनना हैं, चाहते बहुत हैं। क्या कम कर तकनीक में सकते हैं, कहां पर उसका हम असर फेल्युअर बहुत है, कम कर सकते हैं। कहां पर हमें कोशिश टेक्निकली करनी यदि हम चाहिए लोग और कैसे इससे हम करें, निजात तो पा कर भी रहे पाएंगे? हैं। जैसे 70 घाट की घटना घटी, बंगला घाट में हुआ तो काफी हुआ है, लेकिन बहुत की जरूरत है, अभी बहुत थोड़ा है और बहुत ज्यादा की जरूरत है। बिल्कुल, हम ये भी जानना चाह रहे हैं आपसे, वो तकनीक है क्या जिसे हम कह रहे हैं कि वहां पर जाकर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ सूझ नहीं रहा, तो वो बिल्कुल तकनीकी बात क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं कोसी या गंडक का लेता हूं। जब हम रोड पर जाते हैं और जब टर्निंग आती है, जो पहाड़ों में जाते हैं, मोड़ आता है, तो उस तरफ से रोड उठा देते हैं हम लोग, है ना। और जिससे क्यों? क्योंकि उसमें फिजिक्स लगाते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन रहे, हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से खाई में न चले जाएं। लेकिन नदी में ऐसा नहीं होता है। नदी में जब पानी ऐसे किनारे पे टकराती है, जैसे गांधी घाट है पटना का, वो कॉन्केव साइड में है, पानी आता है, टकराता है, नीचे से मिट्टी ले जाकर के दूसरी तरफ डिपॉजिट कर देता है। और एक दिन सुबह हम देखते हैं कि वो वहां पे जो पेड़ था, मंदिर था, वो पानी में चला गया। वो एक दिन में नहीं गया पानी, क्योंकि वहां सुपर एलिवेशन हमने नहीं दिया। वो पानी गया, टकराया, नीचे की मिट्टी लेके आया और दूसरी तरफ आपको दिखेगा डिपॉजिट्स। तो नदी में दो तरह का स्लोप होता है। एक तो नदी ऊपर से हिमालय से आ रही है और बे ऑफ बंगाल में जा रही है। दूसरी जहां जहां वो मिएंडरिंग है, जहां जहां रिवर मुड़ रही है, वहां पर वो काटती है एक तरफ, और दूसरी इसी तरह जहां पर भी मोड़ होगा नदी में, एक तरफ कटाव होगा और दूसरी तरफ भराव होगा। बहुत अच्छी जानकारी प्रोफेसर साहब आपने दी। ये सैंडबैग भरने से और बांधों को बचाने से ज्यादा अच्छा है कि प्रोफेसर जो तकनीक के माहिर लोग हैं उन्हें इस बात का, क्योंकि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबने पढ़ा है फिजिक्स में, तो ये समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं है कि नदियां कैसे किनारों को काटती हैं। तो जब अगर प्रोफेसर रमाकर झा ये बता रहे हैं कि कैसे काम करना होगा, तो बुद्धि ले लेने में क्या दिक्कत है? पैसे थोड़ी लगते हैं, और ऐसे में अगर काम बढ़िया हो जाए। लेकिन सवाल अभी भी लाजमी है, बिल्कुल बुद्धि लेने के लिए इसे इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, लेकिन आपको बिठाना होगा सर, निखिल मंडल जी, बिठाना होगा। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें बिठाना होगा। 1.5 लाख रुपए में तो नदी की धारा, 1.5 लाख रुपए में नदी की धारा तो दियारा वाले भी मोड़ देते हैं। यहाँ तो बात सीमेंट की हो रही है। तो इस पर चर्चा बराबर जारी रहेगी जब तक ये बाढ़ है। बाढ़ में हम लोग सब लोग मिलजुल कर रहे, पक्ष हो, विपक्ष हो, प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो, सभी लोग को मिलकर आगे बढ़ना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप लोग इस चर्चा में शामिल हुए इसके लिए। और खबरें लगातार जारी हैं। पंचायत के चपरा गांव के वार्ड